नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, अमेरिका में एक तरफ देश में भारत के अंदर मोदी जी लगातार घूम घूम करके अलग अलग राज्यों में ये बता रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता रही, कैसे वो पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री को जाता है, कैसे वो सरकार ने सब कुछ किया। सेना का जिक्र करना शायद वो भूल जा रहे हैं। लेकिन वहीं इससे इतर सीज फायर करवाने वाले ट्रंप जो दावा कर रहे हैं बार बार, वो हर बार इनके मोदी जी के दावे को सिरे से खारिज करते हुए देखे जा रहे हैं। अब तो जो टैरिफ को लेकर के मामला अदालत में पहुंचा था अमेरिकी, वहां से जब ट्रंप पे डंडा चला, टैरिफ पर रोक लगाई गई, तो ट्रंप साहब ने बाकायदा लिखित रूप में कोर्ट में ये सब कुछ कह दिया है कि सीज फायर जो है वो पूरी तरीके से इसी की देन है। अगर वो ट्रेड और टैरिफ की धमकी ना दी गई होती, वो ये चीज इस्तेमाल ना की गई होती, ये सारी चीजें ना होती, तो परमाणु हमले तक की बात उसमें जिक्र में आ गई है। क्या माना जाए कि ट्रंप साहब के ऊपर जो पहला तो ये दो चीजें कि ट्रंप साहब के ऊपर जो कोर्ट ने वहां पर रोक लगाई, उसको वो दुनिया के लिहाज से और अमेरिका के लिहाज से उसको कैसे देखा जाए, और साथ में अब तो जब लिखित रूप में बाकायदा हलफनामा दे दिया गया, तब तो मान लिया जाए ना कि मोदी जी का जो पूरा झूठ था, सीज फायर का जो पूरा सच था, वो दुनिया के सामने आ गया। केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के सामने। राम प्रकाश जी नमस्कार आपको और सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो आपने कहा ना कि अब जो ये दिख रहा है कि सेना नहीं, सारे सरकार ने किया था। माफ कीजिएगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जो मोदी जी की भाषा है पिछले 4 दिन से, वो सेना ने नहीं किया था, वो सरकार ने नहीं किया था, वो केवल और केवल मोदी ने किया था। केवल और केवल मोदी ने। और मोदी की किसी भी भाषण में आप सुन लीजिएगा, वो 8-7 बार अपना ही नाम लेते हैं कि मेरी रगों में सिंदूर बहता है, गर्म सिंदूर बहता है, ये है वो है, रोड शो। तो सरकार आउट होगी उसमें से और सेना भी आउट होगी। केवल और केवल मोदी ही बचे हुए हैं। उन्हीं का क्रेडिट है, उन्हीं का प्रचार है, उन्हीं के पोस्टर्स हैं, उन्हीं के लंबे लंबे होर्डिंग्स हैं, उन्हीं का सारे फ्लैक्स पूरे देश के अंदर लग चुके हैं। पहली बात तो ये है कि उसका कंप्लीट क्रेडिट मोदी जी को उन्होंने लेना शुरू कर दिया है। और सारी की सारी चीजें सिंगल हैंडेडली उन्होंने ही की। चाहे वो एयरफोर्स के पायलट, फाइटर पायलट की वर्दी में हो, चाहे वो अपना आदमपुर के जवानों के बीच में हो, सारी चीजें उन्होंने सब कुछ अपने चारों तरफ केंद्रित कर दिया है। यानी कि क्रेडिट सारा मोदी का है, सवाल का जवाब पूछना वर्जित है। ये तो मोदी जी का ये है। अब आपने कहा है कि अमेरिका, देखिए अमेरिका के यूएस कोर्ट ऑफ फेडरल जो यूएस को फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, उसके अंदर ये 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी और उस पर लगातार सुनवाई चल रही थी। तो वहां पर बेसिकली क्या था कि छोटे व्यापारियों के एक समूह ने और 12 डेमोक्रेट स्टेट्स ने, जो ट्रंप की जो ये टैरिफ को वेपनाइज करने की नीति है कि हर चीज में टैरिफ को वेपनाइज कर दो, उसके खिलाफ वो सारे इस कोर्ट के अंदर गए थे, न्यूयॉर्क के अंदर, मैनहट्टन कोर्ट के अंदर, सॉरी। तो जब वो गए तो उसमें लगातार बहस चल रही थी, सुनवाई चल रही थी। उसमें ट्रंप की तरफ से यूएस के ट्रेड सेक्रेटरी, यूएस के विदेश मंत्री, और वही आजकल रूबियो भी आपको पता है एनएसए भी है, और वहां के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी, जो वहां के वित्त मंत्री है, उन तीनों ने ये लिख के दिया। मैंने वो कागज भेजा, आप दिखाइएगा, उसमें बाकायदा अलग से वाइट करके दिखाया गया है कि अगर हमने ट्रेड को लेकर के भारत और पाकिस्तान को उस तरीके से ना किया होता तो दोनों देशों की लाखों लोगों की जान चली जाती और बहुत ज्यादा असुरक्षा का खतरा पैदा हो गया था। इसको प्रयोग करते हुए हमने उसको भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर करवाया, ये कंप्लीटली उसके अंदर लिखा हुआ है, पैरा नंबर 18 के अंदर अगर आप देखेंगे। वो बेसिकली क्या था, वो जो अपनी जो इलीगल एक्शन है ट्रंप की जो विम्स हैं, जो नीतियों को लेकर के, टैरिफ्स को लेकर के, उसको जस्टिफाई करने का एक तरीका मतलब निकाल के चल रहे थे कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवाया टैरिफ के नाम पर, व्यापार के नाम पर। ऐसे ही चाइना को हम टेबल पर लेके आए टैरिफ की धमकी देकर, और उसमें तमाम उदाहरण उसके इसमें तीनों मंत्रियों की तरफ से एफिडेविट फाइल किए गए और उसी के अंदर भारत और पाकिस्तान का जिक्र है। और उसमें यहां तक भी कहा गया है कि अगर ये कानून, ये शक्तियां अगर राष्ट्रपति से वापस ली गई तो ये दोनों देश अमेरिकी राष्ट्रपति को संदेह की दृष्टि से देख सकते हैं और इनके बीच में संघर्ष फिर से शुरू हो सकता है। तो इन्होंने एक तरीके से जो फेडरल कोर्ट था इंटरनेशनल इसका ट्रेड का, उसको भी डराने की कोशिश की कि अगर आपने ये हमारे खिलाफ फैसला दिया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी और फिर हमें मत कहिएगा। लेकिन जजों ने तीनों जजों की जो बेंच थी, उन्होंने यूनानिमस फैसला दिया कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये कंप्लीटली असंवैधानिक है। चाहे आप इमरजेंसी पावर्स के तहत कर रहे हो या किसी भी पावर्स के तहत कर रहे हो, अमेरिका का संविधान आपको इसकी शक्ति नहीं देता, आपको इसका अधिकार नहीं देता। एक बात उसमें ये बिल्कुल साफ उन्होंने कहा कि जो अमेरिका का संविधान है
उसमें ट्रेड पॉलिसी, चाहे वो इंटरनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, उसका अधिकार, उसके बारे में कोई भी फैसला करने का अधिकार केवल और केवल यूएस कांग्रेस को है। तो जो ट्रंप के जो जितने भी कुतर्क थे वो इस अदालत ने सिरे से खारिज कर दिए। उन्होंने कहा कि आप अपनी सीमाओं का अतिक्रमण मत कीजिए, वो इमरजेंसी पावर्स भी जिसका आपने इन्वोक किया है वो भी आपने गलत इन्वोक किया है। और उस तरीके से ट्रंप का जो उसको 10 दिन का समय दिया है कि आप अपना जो कुछ भी आपने टैरिफ को लेकर के किया है इसको वापस कीजिए, उनकी जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसको करें। लेकिन उसमें एक चैन की बात यह है, सुखद बात यह है कि जो भी उन्होंने टैरिफ को लेकर के किया था पूरी दुनिया के देशों के साथ, वो फिलहाल 90 दिन के लिए स्थगित उसमें है। तो उस पर लंबा चौड़ा कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अमेरिकन कोर्ट ने एक बार फिर अपनी सुपीरियरिटी साबित की है अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर कि देखिए आप संविधान से ऊपर नहीं है, आप कानून से ऊपर नहीं है, और आप इस तरह की चीजों को वेपनाइज नहीं कर सकते। जो अधिकार कांग्रेस का है वो कांग्रेस का है, जो आपका है वो आपका है। और 3-0 के उसके फैसले से ट्रंप को झटका मिला है ये, और ट्रंप सरकार ने ये फैसला आते ही नेक्स्ट कोर्ट के अंदर उसको वो जो है क्या नाम है अपील में चले गए हैं वो। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो जिस तरीके का ये कर रहे हैं, ये सरकार, जो ट्रंप के जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि ये जो जो अनिर्वाचित जज है, अनइलेक्टेड जज है, उनका एक तरीके का ये खास तरह के विम्स है, इसका कोई मतलब नहीं है, और हम सुपीरियर कोर्ट में जाएंगे। उन्होंने वो ऑलरेडी अपील फाइल कर दी है। लेकिन ये देखना पड़ेगा आपको कि ट्रंप जितने भी फैसले कर रहे हैं जो उनके विम्स के हिसाब से होते हैं, आपने ये देख लिया, आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का देख लिया, आपने इमिग्रेंट्स का देख लिया, ट्रंप जो भी फैसले अपनी सनक से कर रहे हैं, अमेरिकन कोर्ट इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स उनको आईना दिखाने का काम लगातार कर रहे हैं। और यही डेमोक्रेसी की स्पिरिट होती है कि आप राष्ट्रपति हो, आप दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हो, आप कुछ भी हो, उसके बावजूद भी आप कानून से ऊपर नहीं है। और यही चीज लगातार इस्टेब्लिश तमाम कोर्ट्स ने की है। कोर्ट ने सर डंडा ट्रंप साहब पे तो चला दिया है, लेकिन मोदी जी के लिए कितना बड़ा सेटबैक है कि माय फ्रेंड करने वाले मोदी जी को लिखित में अब ट्रंप ने कोर्ट में दिया है कि सीज फायर की मुख्य वजह वो थे, उनकी नीतियों और उनके चलते ये सीज फायर हुआ। मोदी जी के लिए कितना बड़ा सेटबैक है ये? देखिए राम प्रकाश जी, मोदी जी के लिए सेटबैक जब उनसे कोई सवाल पूछ रहा हो, देश का जो मुख्य धारा का सो कॉल्ड मुख्य धारा का मीडिया है, नहीं, लेकिन तो सवाल तो सर पूछा ही जा रहा है ना, देश के लोग पूछ रहे हैं, विपक्ष पूछ रहा है। ठीक है कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पूछ रहा है, लेकिन बाकी तो सवाल पूछा ही जा रहा है। नहीं तो मोदी जी तो परवाह भी तो कहाँ करते हैं। आज तक 11 साल में उन्होंने किस सवाल का जवाब दिया है? हाँ, ये कह सकते हैं कि मोदी जी सवालों से भागते रहते हैं, उनकी आदत है, और वही वो भगोड़े हैं मोदी जी, और वही कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी का काम केवल डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्ट करने का है। जो भी मुद्दा है उस पर बात ही कभी मत करो। वो तो मणिपुर पे इतने दिन तक बात नहीं की थी उन्होंने, बताइए आज तक। और आज तक भी मणिपुर पे कहाँ बात करते हैं? आज भी उनको सिक्किम जाना था, मणिपुर का तो कुछ नहीं था। सिक्किम में मौसम खराब हुआ तो वेस्ट बंगाल पहुंच गए, वेस्ट बंगाल से थोड़ी देर में बिहार पहुंच के रोड शो करेंगे। मोदी जी का देखिए आप, मोदी जी सवालों से ऊपर है। जैसे ट्रंप जो है वो अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स मानते हैं और वो सवालों से ऊपर मानते हैं। उसी तरीके से मोदी जी अपना, उनका एक प्रचार का तरीका है, और वो है कि उसमें सवाल मुक्त जो प्रचार है वही है। अभी तक वो किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं यही समझ में नहीं आ रहा। जब सेनाओं का हाथ ऊपर था, पाकिस्तान को झुका दिया गया था, उसके बावजूद एक तरीके से सीज फायर कर दिया गया। ना वो आतंकी पकड़े गए नरसंहार के, पहलगाम के। तो किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं ये लोग, कोई समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मोदी जी उसकी परवाह नहीं कर रहे। वो तो कह रहे मैंने कर दिया, मैं 56 इंची है, मैंने सिंदूर मेरे रगों में बह रहा है, मेरी ये चीजें हैं, मेरी वो चीजें हैं। अब और ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। आपको पता है बॉर्डर एरियाज के अंदर आज 3 स्टेट्स के अंदर, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा, आज शाम को वही जो डार्क वाला जो था वो करने का भी एक था, रिहर्सल करने का, लेकिन अभी वो डेफर किया गया है। यानी कि पूरे देश को ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट येट ओवर, जो भय की राजनीति जिसके चैंपियन है मोदी जी, उस राजनीति को लगातार ब्लैकआउट करने का आज भी प्लान था शाम को, लेकिन अभी वो विड्रॉ किया गया है। किन कारणों से किया गया है पता नहीं। तो वो माहौल बना करके रखना है, वही मोदी जी की सियासत है। आप देखिए 22 अप्रैल को नरसंहार हुआ था, उसके बाद विपक्ष ने क्या कहा कि साहब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप आइए और संसद का सेशन बुलाइए। 10 तारीख को जब आपका ये हुआ कि भाई सीज फायर हो गया, दोनों विपक्ष के नेताओं ने, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने लिख के दिया कि भाई आप जो है संसद का सेशन बुलाइए। और अब अंदर की खबर क्या आ रही है कि मोदी जी 25-26 को सेशन बुला सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी की स्वर्ण जयंती पर बुला सकते हैं। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो रहे हैं, आपको पता है। तो 25 जून 1975 को लगी थी, तो 25 और 26 जून को मोदी जी दोनों सदनों का सेशन बुला सकते हैं। इसका मतलब समझिएगा क्या है कि ये सेशन बुला करके कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर के लाना, विपक्ष को चुप कर देना, क्योंकि बिहार का चुनाव आ रहा है। एक तरफ सिंदूर रगों में बह रहा है, एक तरफ शौर्य सेनाओं का,
कोई सेना नहीं, कोई सरकार नहीं, केवल मैं। और उसके बाद कांग्रेस को, विपक्ष की राजनीति को इमरजेंसी के नाम पर बैकफुट पर लाना और अपना ही नैरेटिव चलाना। आप देखिए, अगर मान लीजिए सेशन बुलाते हैं 25-26 को, 2 दिन का स्पेशल सेशन, तो दोनों चेयर्स का आपको रुख पता है। जैसे ही कोई व्यक्ति पहलगाम का नाम लेगा, जैसे ही कोई व्यक्ति ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेगा, आपको लगता है चेयर बोलने देंगे या कैमरा नहीं हट जाएगा? तो मोदी जी का ये एसओपी हो गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ये, कि मेरे खिलाफ कोई भी बात या तो आप कहेंगे नहीं, कहेंगे तो अलाउ नहीं किया जाएगा, और अलाउ करके आपने जबरदस्ती बोल भी दिया तो रिकॉर्ड से हट जाएगा। आपने देखा ना कितनी बार चेयर ये कहती है हाउस के अंदर कि आप मुद्दे पर आइए, आप बजट पर आइए, आप फला पे आइए। और मोदी जी जब बात करते हैं 1945 की, 1947 की, नेहरू की, इंदिरा की, फलाने की, वो अलाउड है। लेकिन विपक्ष कोई सवाल पूछ ले तो आप बजट पर आ जाइए, आप इस पर आ जाइए। तो ये चेयर्स का रुख है। तो संसद के अंदर जो दोनों सदनों के जो आसन भी हैं, उनको भी मोदी जी की पॉलिटिक्स ने होमोजेनाइज कर लिया है अपने इकोसिस्टम के अंदर। वो अंदर भी नहीं, अंदर वहां नहीं बोलने देंगे, बाहर मीडिया आपको कवर नहीं करेगा, सवालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आप और मैं और विपक्ष संसद के बाहर बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे चैनलों को ब्लॉक करवा देंगे, आधे कुछ और कर देंगे, होगा वही जो मोदी जी चाहेंगे। तो ये जो चीज है ना, मोदी जी ने बेसिकली क्या है, डाइवर्जन और डिस्ट्रैक्शन और डिसइल्यूजन, देश की जनता को डिसइल्यूजन भी कर दिया है कंप्लीटली, कि वो जैसे चाहे वैसे उनके नैरेटिव को हाँक सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसको पेडल कर सकते हैं और जैसे चाहे लोगों को गुमराह कर सकते हैं। ये मोदी जी ने पिछले 11 साल में इस आर्ट को चैंपियन कर लिया है। लेकिन सर, क्या इमरजेंसी की आड़ में ऑपरेशन सिंदूर की विफलता, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो सवाल उठाए गए, ऑपरेशन सिंदूर में सेना के हिस्से में कोई सवाल नहीं है, सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं है, उनके एग्जीक्यूशन पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो डिप्लोमेसी पे सवाल है, क्या वो खत्म हो जाएगा? क्या जयशंकर का ये कहना कि ऑपरेशन के पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया गया था, ये सवाल खत्म हो जाएगा कि भाई बता करके ऑपरेशन कौन करता है, कैसे संभव है ये? उसके अलावा जिस सफलता का आप गुणगान कर रहे हैं कि आपका निशाना आतंकियों को खत्म करना था, तो क्या बिल्डिंगें गिरा देने से आतंकवाद खत्म हो गया? क्या इस पर कोई श्योरिटी है? क्या उस विशेष सत्र में मोदी गारंटी देंगे कि देश से आतंकवाद खत्म हो गया है, अब दोबारा आतंकवाद, पहलगाम जैसी घटना या पुलवामा जैसी घटना देश के अंदर घटित नहीं होगी? अगर वो गारंटी देती तो फिर उनकी राजनीति क्या बचेगी? आप भी कमाल करते हैं। उनकी तो राजनीति ये है कि लगातार जनता को भयभीत रखिए। कभी हिंदू खतरे में है, कभी आतंकी आ गए, कभी ये हो गया, कभी सिंदूर बंटवा दो। देखिए, जो पार्टी अपने आप को हिंदू धर्म की सबसे बड़ी रक्षक कहती है, क्या उस पार्टी के, इतने देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सदस्यता के हिसाब से, क्या उस पार्टी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है सनातनी जिसको ये सिंदूर का महत्व ना पता हो, सिंदूर की परंपरा ना पता हो? क्या कोई थर्ड व्यक्ति हमारे हिंदू धर्म के अंदर किसी को सिंदूर गिफ्ट कर सकता है क्या? केवल पति के घर से आता है, सिंबॉलिक, और वो हमारी आस्थाओं और परंपरा से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला को सिंदूर कैसे भेंट कर सकता है? केवल मुझे ये समझा दीजिए। लेकिन इनको इस बात की कोई परवाह नहीं। जिन महिलाओं के पहलगांव के नरसंहार में सिंदूर चले गए, जिन महिलाओं के पुंछ और राजौरी की फायरिंग में सिंदूर चले गए, जो सैनिक हमारे शहीद हो गए, उनमें से किसी को आज तक मोदी जी श्रद्धांजलि देने गए हैं क्या? सिंदूर की इतनी बड़ी चिंता थी तो जब पुलवामा के जो सारे के सारे शहीदों के शव आए थे दिल्ली में, मोदी जी गए थे ना एयरपोर्ट के ऊपर, उनको श्रद्धांजलि दी थी ना। तो इस बार क्या शहीद नहीं हुए? या इस बार वो लोगों के शव दिल्ली नहीं आए? इस बार श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गए वो? और कहीं भी होते शव वहां जा सकते, सैनिकों को तो श्रद्धांजलि देने को ऐसी बात नहीं, वो क्यों नहीं गए? उनके किसी भी नैरेटिव के अंदर आपने अब तक पहलगाम का जिक्र करते हैं लेकिन पुंछ का जिक्र नहीं करते। पुंछ के अंदर भी लोग मरे हैं, सिविलियन मरे हैं, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मरे हैं, उनका जिक्र नहीं करते। क्यों? जिस दिन आप उनका जिक्र कर दोगे उस दिन आपका शौर्य, जिसकी आप वो करते हैं, अपने ऊपर ठेका लिए फिरते हैं, कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठेंगे। तो बेहतर ये है कि आप पुंछ का जिक्र ही मत करो, वही वो काम लगातार कर रहे हैं। सेना आउट, पॉलिटिकल पार्टी आउट, गवर्नमेंट आउट। आप अमित शाह को सुन लीजिए, क्या है कि मोदी जी ने घुस करके मारा पाकिस्तान में। कल की खबर देख लीजिए, मोदी जी कब गए थे पाकिस्तान, कब मारने गए थे? सेना को भी मोदी बना दिया है। वो पहले ही मोदी जी गए तो थे पाकिस्तान में जी, नहीं पाकिस्तान तब तो वो बिरयानी खाने गए थे, वो बिना इनविटेशन के गए थे। अब की बात है, जो कल की खबर आपने देखी होगी, उसमें अमित शाह ने कहा कि मोदी ने घर में घुस के आतंकियों को मारा। तो मोदी गए थे या सेना गई थी? मेरी जानकारी तो यह कि कोई भी नहीं गया था। सेना का जो अपने यहाँ से अटैक किया गया था, एरियल अटैक्स थे, रॉकेट्स थे, बम्स थे,
और जो हमारे यहाँ से फेंके गए थे, किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बॉर्डर किसी ने क्रॉस नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि घुस के, तो एक पॉपुलर नैरेटिव बनाने की बात कर रहे हैं, एक शौर्य का लबादा ओढ़ करके देश की जनता के दिमाग से सवालों को गायब करने की मुहिम जारी है भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप के द्वारा, चाहे वो राजनाथ हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे बाकी सारा सिस्टम हो, और एक पल के अंदर पलट जाते हैं। कभी जो अपने कर्नल सोफिया कुरैशी, उसको आतंकियों की बहन कह देता है इनका मंत्री, वो मंत्री आज भी अपनी कुर्सी पर है। इनका जो डिप्टी सीएम है वो कह देता है कि जो है पूरी सेना और देश के लोग नतमस्तक है मोदी के चरणों में। मोदी भगवान है क्या? क्यों नतमस्तक होना चाहिए? वो तो कहते हैं मैं तो लोक सेवक हूँ, मैं तो आपका प्रधान सेवक हूँ, तो देश को उनके चरणों में क्यों नतमस्तक होना चाहिए? भाई देश ने आपको चुना है तो मोदी को नतमस्तक होना चाहिए, देश को होना चाहिए। और सेना नतमस्तक क्यों होगी? इनका नैरेटिव देख लीजिए। इनका उप मुख्यमंत्री आज भी अपनी पार्टी अपने पद पर है, उसको कोई सनब नहीं पड़ा। एक इनका दूसरा एमएलए था, उसने वायुसेना को ही नालायक कह दिया। आज कर लीजिए आप क्या करेंगे। एक तीसरा था, उसने जो महिलाएं जिन्होंने अपना सिंदूर गंवाया उनको ही कायर बता दिया, मरने वालों को कायर बता दिया। रामचंद्र जांगड़ा, उस पर हमने शो भी किया था। उसने कहा कि महिलाओं के अंदर जोश और जज्बा नहीं था। अरे जिसके सिर पे M4 कार्बाइन लगी हो, जिसके AK-47 सामने हो, उसका जज्बा तुम जाके देख लो एक बार, तुम्हें पता लग जाएगा। लेकिन ये एक खास पूरे का पूरा जो है ना मोदी जी का एक दस्ता है जो इस तरह के नैरेटिव को पेडल करके और सवालों को डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्ट करने की लगातार कोशिश करता है। बाकी काम उनका मीडिया का। ये चीज समझनी पड़ेगी राम प्रकाश सर। एक तरफ अमेरिका की अदालत है जो अपने राष्ट्रपति के तमाम फैसलों पर जो है वो रोक लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस कई कुछ का आपने जिक्र किया और हम लोग बहुत बार उस पर बात भी कर चुके हैं विस्तार पूर्वक। कैसे जब राष्ट्रपति अभी शपथ नहीं लिए तो उसके पहले भी कन्विक्ट किया गया, लेकिन फिर उसको क्या क्या वो सारी चीजें देखी। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ का कोर्ट है, एक हाई कोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बताए जाने को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में एसआईटी को समय दे दिया, वो भी तब जब पूरा पब्लिक डोमेन में वीडियो वायरल हो रही है, बहुत सारे लोग वहां पर बैठ करके सुन रहे थे उस मंत्री को, और वहां पर वो एसआईटी को जांच के लिए समय दे देते हैं। तो ये जो अंतर है कोर्ट्स के स्टाइल ऑफ वर्क का, ये जो अंतर है कोर्ट्स के काम करने के तरीके का, इसको कैसे देखा जाए? देश की जनता के लिहाज से हम बात करें तो क्या कुछ हो रहा है? राम प्रकाश जी, कल भी चर्चा में मैंने आपको एक बात कही थी, मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ कि इस देश के अंदर जुडिशरी भी बहुत तेजी से एक सरकारी महकमा बनने की ओर अग्रसर है, अनफॉर्चुनेटली, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल सीनियर जुडिशरी। हेमंत सर, माफ कीजिएगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। एक चीज अहम है यहाँ पे, आपके यहाँ तो कोलेजियम का सिस्टम है, अमेरिका में कोलेजियम सिस्टम तो चलता नहीं है। वहां तो जो जज है वो भी अपॉइंटी उसी राष्ट्रपति का है, उसके बावजूद वो फैसले राष्ट्रपति के अगेंस्ट में दे रहा है। और यहाँ पर अभी तो फिलहाल वो एनजेएसी लागू तो हुआ नहीं है, अभी तो कोलेजियम सिस्टम चल रहा है। अमेरिका में तो राम प्रकाश जी बहुत कुछ होता है। अमेरिका में तो ट्रंप के जो चुने हुए जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, रिपब्लिकन्स का बहुमत है इस समय, अगर आपको ध्यान हो, और टिल लाइफ रहते हैं वो। तो रिपब्लिकन जो जज थे उनका बहुमत था, और जब ट्रंप को कन्विक्ट किया गया रिसेंटली, शपथ लेने से जस्ट पहले, तो जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया फेडरल कोर्ट ने, तो ट्रंप भागे भागे सुप्रीम कोर्ट गए, और उसमें अपॉइंटीज किसके थे, बहुमत किसका था? रिपब्लिकन्स का ही। उसके बावजूद भी उन्होंने इंटरवीन करने से मना कर दिया और कहा कि आप जाके फेडरल कोर्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उन्होंने इंटरवेंशन नहीं की, और लोअर कोर्ट ने, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो फेडरल था, उन्होंने जाते ही उनको कन्विक्ट कर दिया। तो ट्रंप के जो अपनी कलम से नियुक्त किए हुए जो लोग थे, उन्होंने ट्रंप को राहत नहीं दी। वो कर सकते थे, स्टे कर सकते थे, नहीं किया उन्होंने। और यहाँ एक आप है जिसके हाई कोर्ट के जज ने ये कहा, कोर्ट एंड कोर्ट, कि मैं 24 घंटे बाद रहूं या ना रहूं, इस व्यक्ति का जो अपराध है वो अक्षम्य है, जो ये अपने क्या नाम है शाह था, विजय शाह, और इसके खिलाफ इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके लाइए। नहीं किया गया। अगले दिन फिर सनब किया गया, और फिर वो भाई साहब जमानत कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल उसको अंतरिम जमानत दी, बल्कि उसको लगातार टाइम भी मिल रहा है। और जब कल मैं और आप बात कर रहे थे, एसआईटी जो बनाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, वो 7 दिन से जांच कर रही थी। उसने वो मौके का मुआयना कर लिया, सारे काम कर लिए, लेकिन उसने अब तक मंत्री विजय शाह की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की, माफ कीजिएगा, कल तक भी नहीं की थी, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिपोर्ट दी। और आज तो उससे भी मजेदार खबर आ गई है, और चौंकाने वाली खबर आ गई, कि उस वीडियो को, जैसे मैंने कल कहा था कि उस वीडियो का केवल फॉरेंसिक एनालिसिस कराना चाहिए, तो अब एसआईटी ने उस वीडियो को फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा ऐसी लैब के अंदर जिसमें वो सुविधा ही नहीं है। और उस जो एसआईटी है उसमें कौन लोग हैं?
मध्य प्रदेश के सीनियर मोस्ट आईपीएस अफसर। तो जिन अफसरों को ये नहीं पता कि इस लैब के अंदर, फॉरेंसिक लैब के अंदर ये फैसिलिटी भी है नहीं, इसका मतलब समझ जाइए आप क्या है, कि उस मामले को ठंडे बस्ते में डालना है। इसीलिए कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप अब जुलाई में आ जाइए, तब तक जांच कर लीजिए। उसमें जांच क्या होनी है मुझे केवल ये बता दीजिए आप, क्या जांच होनी है उसमें? आपने कोई बात कही, रिकॉर्ड पे सारी चीज कैमरे पे है, 3 बार आप माफी मांग चुके हैं, उसके बावजूद जांच क्या होगी? लेकिन ये जो चीज आपने कही ना, ये बेसिकली जुडिशरी बहुत तेजी से, माफ कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू हायर जुडिशरी, वो बहुत तेजी से एक सरकारी महकमा बनने की तरफ अग्रसर है। और मुझे लगता है बहुत सारे जजों में इस बात का कंपटीशन है कि कहीं तुम पीछे ना रह जाओ। अभी एक जज महोदय रिटायर हुई थी, आपने देखा, उनको फेयरवेल भी नहीं मिला। उसके चंद दिन बाद जस्टिस ओका रिटायर हुए, उनको किस तरीके से सी ऑफ किया गया। तो वहां पर इस देश के अंदर एक, और वो जज कौन थी? गुजरात से मोदी जी की लॉ सेक्रेटरी, और जैसे जैसे यहां तक पहुंच करके और छुट्टी। तो आज की जुडिशरी, अब जैसे जस्टिस सूर्यकांत है, वो तो अगले सीजीआई वैसे इलेक्शन लाइन है, और उन्हीं की बेंच ने ये फैसला किया। तो ये तो उनको, सूर्यकांत जी को देखना है ना कि वो अपनी किस तरह की विरासत छोड़ के जाना चाहते हैं अपने पद को लेकर के, और इस देश की न्यायपालिका को एट लार्ज। वो जैसा वो ऊपर से शुरुआत होती है, जो वो करेंगे वो नीचे तक जाएगा। और कल उन्होंने, जो हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, वहां की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी और कहा कि आप इस पर मत सुनवाई करिए, अब हम सुनवाई कर रहे हैं। इसका मतलब समझ लीजिए क्या है, कि कौन किसकी रक्षा में आगे है। और वो मंत्री जिसने वो कहा था कि आतंकियों की बहन है, वो आज भी अपने पद पर है। तो आप समझ लीजिए कि न्यायपालिका न्याय दे रही है या किसी पर्टिकुलर एक राजनीतिक समूह को संरक्षण दे रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। और एक नहीं है, ऐसे तमाम उदाहरण है। जो अपने सेबी की चीफ थी, उसको आपने देखा किस तरीके से क्लीन चिट मिल गई है, उसको कर लीजिए, आप क्या करेंगे? पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी पीएससी उसको इनवाइट एक करके बड़ी नहीं बड़ी गई। आश्चर्यजनक बात यह है मनसर कि माधुरी बुच को जो है वो लोकपाल से क्लीन चिट मिली है। लोकपाल भी जांच कर रहा था क्या? देश के लोगों को जानकारी है इस बात की कि लोकपाल भी उनकी कोई जांच कर रहा था? मामला तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही थी। साहब, ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होते थे, इन सबको जेब में डाल लिया गया है। आपको ध्यान होगा, महाराष्ट्र की कोर्ट ने उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करने के लिए कहा, माधवीपुरी बुच के लिए, याद है ना, पिछले महीने। तुरंत हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया उसको, जबकि जो लोअर कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, उसने तो धाराएं बताई थी कि इन धाराओं में मुकदमा दर्ज कीजिए। ये जो बैठे हैं वहां पर लोकपाल में, आपको पता है कौन बैठे हैं? ये वही जस्टिस खानविलकर है, जिन्होंने ईडी की बेतहाशा शक्तियों को लीगलाइज किया था कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। उनकी बेंच के सामने था ये, कि भाई ईडी जो इतना मिसयूज कर रही है और कर रही है, क्या ये वैध है? उसको उन्होंने वो कर दिया था कि हाँ ये ठीक है। वो तो चले गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कितनी बार कटघरे में खड़ा कर लिया, और ईडी किस तरीके से वेपनाइज करके अपने विरोधियों के खिलाफ यूज की जा रही है, वो सारा देश देख रहा है। तो लोकपाल का भी जो वही है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो जिस तरीके से एक पार्टी के विशेष को वो दे रहा है, वही लोकपाल ने करके दिखा दिया। कब चर्चा आई कि भाई लोकपाल इसकी जांच कर रहा है? बता दीजिए आप, कभी चर्चा वही नहीं। वही मैं कह रहा क्लीन चिट आई सीधी। तो ये एक सिस्टम बना दिया गया है, उस सिस्टम के तहत सारे काम करते हैं। ये अंतर है डेमोक्रेसी का। मोदी जी इमरजेंसी की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए अंदर खाने कोई बात चल रही है कि भाई सेशन बुलाएंगे। वहां तो इंदिरा गांधी ने, आप उसके पक्ष में हो सकते हैं, विपक्ष में हो सकते हैं, जो भी है, आर्टिकल 352 में इमरजेंसी का प्रावधान है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल थ्रेट के, उन्होंने तो उसको इन्वोक करके इमरजेंसी लगाई थी। आपने जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी आज लगा रखी है, वो कौन से सेक्शन में, जरा मोदी जी ये बता देंगे? अपने भक्तों को बता दें, देश को बता दें कि आज जो चल रहा है क्या वो इमरजेंसी से कम है? किसी भी एक चैनल को आप बंद करा देते हैं 1 मिनट के अंदर, जो मर्जी आई करा देते हैं, कोर्ट में जाते हैं उसको हटा लेते हैं। तो घर का राज बना रखा है, अमेरिका में नहीं एक चला। एक, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा सर इस पे कि क्या सीज फायर पर ट्रंप का जो एफिडेविट है कोर्ट के अंदर, वो सवाल पूछे जा रहे लोगों के लिए एक बड़ा हथियार है, विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार है, जो वो देश के सामने उसको मजबूती से रखना चाहिए? किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, राम प्रकाश जी, सबसे बड़ी चीज होती है उसकी संप्रभुता। और जब भी आप किसी संवैधानिक पद के लिए शपथ लेते हैं, तो आपका पहला सेंटेंस होता है कि मैं देश की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा। और जब उस संप्रभुता के बारे में आपसे सवाल पूछा जाए, तो आप डाइवर्शन करते हैं और डिस्ट्रैक्शन करते हैं, डिसइल्यूजन करते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते। मैं तो पहले दिन से एक ही बात कर रहा हूं, 10 तारीख से लेकर आज तक, कि ट्रंप ने 5:33 में ये घोषणा कैसे की
कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा दिया है। मोदी जी कहाँ थे? और मोदी जी 12 तारीख की शाम को 8 बजे तक भी कहा थे। और उसके बाद एकदम 13 तारीख को आदमपुर, और उसके बाद सारी पोस्टरबाजी, वो सारा सिलेबस, प्रचार की फोटोग्राफी, पिक्चर्स, ऑप्टिक्स, थिएट्रिक्स, व्हाटएवर ही डज, तो वो कर रहे हैं। सवाल केवल इतना है कि जो ट्रंप की सरकार ने कोर्ट में लिख करके दे दिया ऑन एफिडेविट, आप उसको देखिए, वो अपनी लोकल पॉलिटिक्स कर रहा है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कर रहा है, और वो छुपा के नहीं कर रहा है। उसने 8 बार कहा है, उसने यूएई में कहा, उसने कतर में कहा, उसने ओवल ऑफिस में कहा, उसने अफ्रीकी राष्ट्रपति को कहा, कहा नहीं कहा उसने, कहा या नहीं कहा? उसके बावजूद भी आपने तो तमाम रैलियां कर दी, राष्ट्र के नाम संबोधन कर दिए, रोड शो कर दिए, सब कुछ कर दिया ना। उसके बावजूद आपने आज तक ये कहा कि ट्रंप का कोई रोल नहीं है। मोदी जी क्यों नहीं कहते? भाई वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कर रहा है, आपके अंदर 56 इंची है ना, तो आप स्टेज पे खड़े होकर कहिए कि ट्रंप का इससे कोई वास्ता नहीं है, हो जाएगी क्लियर। और अगर आप वो नहीं कह पाते तो माफ कीजिएगा, फिर आपने देश की संप्रभुता के साथ समझौता किया है। देश का प्रधानमंत्री जो हर चीज का क्रेडिट लेने के लिए तैयार बैठता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है। अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका की सरकार, 3 मंत्री, मैंने आपको नाम बता दिए, ट्रेजरी सेक्रेटरी, विदेश मंत्री और उसके बाद कॉमर्स सेक्रेटरी, तीनों का एफिडेविट है वो, जिसमें उन्होंने, मैंने एफिडेविट दिया आपको, दिखाइएगा दर्शकों को, उसमें व्हाइट पोर्शन है, उसमें वो कह रहे हैं कि हमने कराया और टैरिफ को यूज करके कराया। मोदी जी 56 इंची है ना, तो एक बार हम मान लेंगे मोदी जी कहें कि ट्रंप सरकार ने अपनी अदालत में झूठ बोला है, उनको गुमराह किया है, हमने पाकिस्तान के साथ अपना सीज फायर किया है, और ये बता दें तो और अच्छा रहेगा कि किन शर्तों पर किया है, वो शर्तें भी बता देना। दुनिया के दौरे से तो मोदी जी कुछ हासिल नहीं कर पाए, कम से कम इस समय देश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के दौरे पर हैं, भ्रमण पे निकले हुए हैं, चुनावी अभियान पर निकले हुए हैं। जिस तरीके से वो बिहार गए, फिर उसके बाद केरल, आंध्र प्रदेश। जी हम प्रकाश जी, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक लाइन में जरूर कहना चाहूंगा। इस समय जब हमारी सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी की फॉल्ट लाइन्स एक्सपोज हुई, इस पूरे संघर्ष के दौरान 7 से 10 तारीख और उसके बाद लगातार इंटरनेशनल कम्युनिटी में, मोदी जी का क्या फर्ज बनता था? 151 देशों की यात्रा वो 11 साल में कर चुके हैं, उसका कुल जमा हासिल आपने पूरे देश ने देख लिया। क्या मोदी जी का अब ये फर्ज नहीं बनता था कि जो काम वो नहीं कर पाए, जो काम उनके जयशंकर नहीं कर पाए, जो काम उनके एनएसए नहीं कर पाए, क्या उसको ये ऑल पार्टी डेलीगेशन कर पाएंगे? उनका पूरी दुनिया में क्या जुलूस निकल रहा है, सारा देश ने देखा नहीं क्या? वो किस देश के हेड ऑफ स्टेट से मिले, किस देश के सांसदों से मिले, जिन देशों में वहां गए हैं वहां कहाँ पे उनको कवरेज की 2 लाइन भी मिली हो कहीं पर, अपनी ही एम्बेसी में बैठ के इंडियन डायस्पोरा से, थिंक टैंक से बैठ कर क्या रहे हो? क्या मोदी जी का ये फर्ज नहीं बनता था कि वो सारे देशों के अंदर खुद जाते, विदेश मंत्री, अब जाने का मौका था विदेशों के अंदर और जाके अपनी बात को रखने का, अब वो सांसदों के जरिए कर रहे हैं। और ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स और इवेंट, उसके लिए मोदी जी हैं हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए देश के। तो मोदी जी जब विदेश जाना चाहिए जब तो देश में रोड शो कर रहे हैं, और जब देश के सवालों की जरूरत होती है तो वो विदेश में पाए जाते हैं। तो दिस इज ए गवर्नमेंट ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और मोदी जी का जो पूरा वर्ल्ड लीडर का, जो 56 इंची का ग्लोबल लीडर का, विश्व गुरु का, जितना भी वो ढकोसला उन्होंने क्रिएट किया था, वो कंप्लीटली एक्सपोज हो गया है। इन सांसदों के दौरे को आप देखेंगे, ये कहीं इंटरनेशनल मीडिया में 4 लाइन भी नहीं छप रही इनकी, ये अपने ही लोगों से मिलकर के वापस आ रहे हैं। क्यों आपने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया? किस तरह की ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं आप, किसके लिए? एएनआई के अलावा कहीं पे कवरेज नहीं है। एएनआई ही हर जगह दिख रहा है, एएनआई ही उनकी बाइट्स जारी कर रहा है और वो सारी चीजें हैं। इसके अलावा कहीं इंटरनेशनल मीडिया का ना तो कोई जर्नलिस्ट दिखता है, ना ही कहीं पे उस खबरें दिख रही हैं। ये बड़ा सवाल है कि आखिर हो क्या रहा है। ये सारा नैरेटिव सवाल है, लेकिन जवाब भी साथ में है कि सारा नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए है, सियासत के लिए है। और सर्वे रिपोर्ट का जिक्र मैं पहले कर चुका हूं अपने अलग प्रोग्राम में, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा जाते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।